हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। तो इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स के ऊपर इम्पॉर्टेंट आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे या आपके आगे पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर 6। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, if the base period of paddy is 120 days, if the duty of for this crop is 900 hectare per cubic, the delta of paddy is। अगर हम बात कर रहे हैं पैडी का मतलब है आपकी राइस क्रॉप से। तो राइस क्रॉप्स के लिए आपको बेस पीरियड दिया है 120 डेज और आपको क्या है, इसका ड्यूटी दिया है आपको 900 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो आपको डेल्टा निकालना है। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डेल्टा इज इक्वल टू आपका क्या है, 864 बी अपॉन डी फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे अगर हम देखेंगे कि हमको डेल्टा की वैल्यू किस में दी गई है। अगर आपको डेल्टा की वैल्यू सेंटीमीटर में पूछी गई है तो उसके लिए फॉर्मूला आपका हो जाएगा 864 बी अपॉन डी। अगर डेल्टा की वैल्यू आपको मीटर में पूछी गई तो यहां से आपका हो जाएगा 8.64 बी अपॉन डी। तो यहां पे ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में आपके पास आंसर पूछा गया है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में जब आंसर पूछा गया है तो सेंटीमीटर में हमारे पास डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम डायरेक्टली डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखेंगे कि किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। तो डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 इंटू बी अपॉन डी जब आपको डेल्टा की वैल्यू मीटर में होगी। तो 864 इंटू बी अपॉन डी जब आपको डेल्टा की वैल्यू सेंटीमीटर में होगी। तो यहां पर डायरेक्टली हमने बेस पीरियड और ड्यूटी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ गया 115.2 सेंटीमीटर। अगर इसको हम सॉल्व करें मीटर में तो 1.15 मीटर। तो आंसर यहां पे देखेंगे सेंटीमीटर में पूछा गया है तो सेंटीमीटर में आपका आंसर हो जाएगा 115 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर है आपका सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ डेल्टा ऑफ व्हीट इज 36 सेंटीमीटर। डेल्टा कितना दिया गया है? डेल्टा ऑफ व्हीट इज 36 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस पीरियड इज 140 डेज, देन द आउटलेट फैक्टर एट द हेड ऑफ फील्ड इज। अगर यहां पे बात करें, आपको पूछा गया है आउटलेट फैक्टर। तो आउटलेट फैक्टर होता क्या है? तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो ड्यूटी। तो फ्लो ड्यूटी कौन कौन सी है? डिफरेंट चैनल्स अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो फ्लोइंग कंडीशन में उसके डिफरेंट आपके क्या है चैनल्स पे जो के हेड पे जो ड्यूटी होगी उनको हम बोलते हैं फ्लो ड्यूटी। अगर हम बात करें मेन कैनाल के हेड पे जो ड्यूटी होती है उसको बोलते हैं ग्रोस क्वांटिटी। अगर हम लैटरल्स या डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल के हेड पे ड्यूटी की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं लैटरल क्वांटिटी। अगर वाटर कोर्स के हेड पे ड्यूटी की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं आउटलेट फैक्टर। अगर हम बात करेंगे फील्ड के हेड पे ड्यूटी की बात करेंगे तो वो उसको कहते हैं आपका नेट क्वांटिटी। तो यहां पे आपको पूछा गया है आउटलेट फैक्टर। तो आउटलेट फैक्टर का मतलब है डायरेक्टली आपको पूछा गया है डी। तो यहां पे सेम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी डेल्टा इज इक्वल टू 864 इंटू बी अपॉन डी। तो डायरेक्टली वहां से हम क्या निकाल सकते हैं? यहां पे आपको डेल्टा की वैल्यू सेंटीमीटर में दे दी गई है तो वहां से आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ड्यूटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ड्यूटी की वैल्यू अगर देखें तो हेक्टेयर पर क्यूबिक में निकालना है तो ड्यूटी की वैल्यू आप उसी तरीके से निकाल सकते हैं। 864 बी इंटू बी अपॉन डी जब आपको क्या है डेल्टा की वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है। तो यहां पे आप बी और डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डी आपका कितना आया, 3360 हेक्टेयर पर क्यूबिक। तो यहां से आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3360 हेक्टेयर पर क्यूबिक। तो आंसर आपका हो जाएगा यहां से डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस रिक्वायर्स 10 days and total depth of water required during transplantation is 48 centimeter. During transplantation, there is an effective rainfall of 8 centimeter. The duty of irrigation water in hectares per
क्यूमेक इज, तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या है, ये 10 डेज ट्रांसप्लांटेशन का आपको वाटर, अगर वाटर की बात करें तो वाटर आपको कितना दिन चाहिए, 10 डेज चाहिए। तो 10 डेज का मतलब है कि ये आपको किसका है, बेस पीरियड, बेस पीरियड हम कह सकते हैं, कोर पीरियड आपको दिया गया है। और आपको क्या है कि उसके लिए आपको कोर डेप्थ की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी है, 48 सेंटीमीटर। कोर डेप्थ का मतलब है, इससे आपका ये आपको क्या है, आपको डेल्टा की वैल्यू डायरेक्टली दी गई है। तो डेल्टा की वैल्यू आपकी 48 सेंटीमीटर है। अब यहां पे देख रहे हैं कि ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन देयर इज एन इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ 8 सेंटीमीटर। यानी अगर हम बात करें कि यहां पे टोटल डेप्थ इसको कितनी रिक्वायर्ड थी, 48 सेंटीमीटर, उसमें से रेनफॉल कितने सेंटीमीटर हुई है, 8 सेंटीमीटर हुई है। तो अगर हम बात करें कि नेट रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, कितने डेप्थ के लिए हमको इरिगेशन रिक्वायर्ड चाहिए, तो ये अगर नेट डेप्थ के लिए हम नेट डेल्टा इरिगेशन के लिए निकालें तो आपका क्या हो जाएगा कि कितनी टोटल डेप्थ आपको रिक्वायर्ड थी, माइनस जब इसमें हम क्या करेंगे, इफेक्टिव रेनफॉल अगर हम माइनस करेंगे, RE 8 की वैल्यू हम माइनस करेंगे, तो यहां पे डायरेक्टली आपके पास डेल्टा ये रिक्वायर्ड, या आप कह सकते हैं जितने डेप्थ के लिए हमको इरिगेशन रिक्वायर्ड होगा तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो डेल्टा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर। तो आपको ड्यूटी की वैल्यू निकालनी है, तो ड्यूटी के लिए वही आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे, ड्यूटी इज इक्वल टू, आपको देखो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है, तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको फॉर्मूले को यूज करेंगे, 864 B/D डेल्टा। इस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्टली वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से डेल्टा की वैल्यू। अब यहां पे जो ड्यूटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहां पे जो डेल्टा की वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा की वैल्यू आपकी क्या है कि कितनी डेप्थ रिक्वायर्ड चाहिए इरिगेशन से, तो ये आपका क्या है, 40 सेंटीमीटर। तो डेल्टा की वैल्यू 40 सेंटीमीटर पुट करके हम ड्यूटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखेंगे किस तरीके से करेंगे इसको। यहाँ पे देखें डेल्टा इज इक्वल टू 864 इंटू B/D। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ इरिगेशन वाटर टू बी प्रोवाइडेड थ्रू इरिगेशन, इरिगेशन के द्वारा जो डेप्थ प्रोवाइडेड करानी होगी तो वो क्या होगी, टोटल डेप्थ नीडेड माइनस रेनफॉल। कितनी टोटल डेप्थ थी, 48 सेंटीमीटर, रेनफॉल कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर का। तो यहां से डायरेक्टली हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा ड्यूटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ड्यूटी की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 216 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा B, 216 हेक्टेयर पर क्यूमेक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Question number 4. A canal was designed to supply the irrigation needs of 1200 hectares of land growing rice of 140 days base period having a delta of 134 centimeter. If the canal water is used to irrigate wheat of base period 120 days having a delta of 52 centimeter, the area in hectares that can be irrigated. यहाँ पे आपको अगर इस क्वेश्चन को समझें तो इस क्वेश्चन में हमको 2 सीजन दिया गया है, राबी सीजन एंड खरीफ सीजन। तो राबी सीजन और खरीफ सीजन, राबी सीजन का मतलब है आपका किससे, राबी सीजन का मतलब है विंटर क्रॉप से। अगर हम खरीफ सीजन की बात करें तो खरीफ सीजन का मतलब है आपका समर क्रॉप। तो समर क्रॉप आपकी कौन सी हो गई, राइस, और विंटर क्रॉप आपकी कौन सी हो गई, वीट। तो यहाँ पे दोनों के केस में आपको दिया गया है उनका बेस पीरियड और डेल्टा की वैल्यू दी गई है, और साथ में आपको दिया गया है कि जो राइस या राइस के सीजन में जो आपका लैंड इरिगेट हो पा रहा है वो आपका लैंड कितना इरिगेट हो पा रहा है, 1200 हेक्टेयर्स लैंड इरिगेट हो पा रहा है। तो अगर यहां से पूछा गया है कि इतना ही सप्लाई अगर हम वाटर का दें किस सीजन में, आपका वीट के सीजन में, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे अगर 120 डेज आपके पास बेस पीरियड है और डेल्टा आपके पास 52 सेंटीमीटर है, तो ये पूछ रहा है कि कितना लैंड हेक्टेयर आपका क्या हो जाएगा, इरिगेट हो पाएगा किसका, वीट का। तो यहाँ पे आपको A2 निकालना है। तो A2 का मतलब है एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड ड्यूरिंग वीट क्रॉप। तो वीट क्रॉप के दौरान जो आपका लैंड इरिगेट हो पाएगा। तो यहां से कैसे निकालेंगे इसको, देखो इसको पहले समझेंगे कि कैसे निकालेंगे। तो इस कंडीशन में अगर आपको देखो, फर्स्ट कंडीशन में आपको दिया गया है 140 डेज बेस पीरियड एंड डेल्टा आपको क्या दिया गया है, 134 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे ड्यूटी की वैल्यू निकाल दें
फर्स्ट कंडीशन में किसके, राइस क्रॉप के कंडीशन में हम क्या निकाल दें, ड्यूटी की वैल्यू निकाल दें। तो ड्यूटी की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला यूज करेंगे 864 इंटू बी अपॉन डी, डेल्टा यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, ड्यूटी। और दूसरा आपको पता है कि ड्यूटी इज इक्वल टू एरिया अपॉन डिस्चार्ज होता है, तो एरिया अपॉन डिस्चार्ज होता है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो ड्यूटी 1 के केस में D1 इज इक्वल टू आपका A1 अपॉन डिस्चार्ज 1। तो वैसे ही आप दूसरे के केस में आप क्या निकालोगे, ड्यूटी 2 निकालोगे। तो ड्यूटी 2 निकालोगे तो ड्यूटी 2 आपका क्या हो जाएगा, A2 अपॉन डिस्चार्ज 2। अब देखो यहां पे अगर हम डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, दोनों की कंडीशन में आपका डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो डिस्चार्ज 1 इज इक्वल टू डिस्चार्ज 2 हो जाएगा। तो डिस्चार्ज 2 यहाँ पे डिस्चार्ज की वैल्यू सेम रख के हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे ये डायरेक्टली वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, कौन सा, 864 बी अपॉन डेल्टा। ये अगर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं तो यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे पास हो गई। तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से A1 आपके पास दिया है, B1 आपके पास दिया है, डेल्टा 1 आपके पास दिया है। तो यहाँ पे A2 आपको निकालना है, आपको B2 दिया है, डेल्टा 2 दिया है। तो डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखेंगे A2 की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी। यहाँ पे देखेंगे कि गिवन फॉर राइस, A1 आपको दिया है, राइस के लिए आपके पास एरिया दिया है 1200 हेक्टेयर्स। यहाँ पे आपको बेस पीरियड दिया है राइस के लिए 140 डेज एंड डेल्टा दिया है 134 सेंटीमीटर। वीट के लिए A2 आपको निकालना है, B2 यानी बेस पीरियड फॉर राइस वीट आपको दिया है 120 डेज एंड डेल्टा आपको दिया है 52 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हियर डिजाइन डिस्चार्ज विल बी सेम। तो डिजाइन डिस्चार्ज सेम होगा तो डिजाइन डिस्चार्ज को सेम करेंगे। यहाँ पे डेल 1 इज इक्वल टू 864 बी अपॉन डेल्टा। तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू एरिया अपॉन डिस्चार्ज होता है। तो यहाँ पे वैल्यू कर, यहाँ पे डिस्चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो डिस्चार्ज आपका क्या होगा, एरिया अपॉन ड्यूटी। तो एरिया अपॉन ड्यूटी का वैल्यू दोनों को पुट करके, दोनों को डिस्चार्ज सेम करके हम क्या निकाल सकते हैं, A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास A2 की वैल्यू आ जाएगी 2650 हेक्टेयर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 2650 हेक्टेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रॉस कमांड एरिया ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी इज 400 हेक्टेयर्स आउट ऑफ विच 40% इज कल्चरेबल। इफ इंटेंसिटी ऑफ विंटर क्रॉप इज 60% देन एरिया अंडर क्रॉप इज। तो यहां पे आपको डायरेक्टली देखेंगे तो यहां पे ग्रॉस कमांड एरिया आपको गिवन है। ये आपको क्या दिया है, ग्रॉस कमांड एरिया, और डिस्ट्रीब्यूटरी का ग्रॉस कमांड एरिया दिया है, और जिसमें कि बोल रहा है कि 40% इज कल्चरेबल। यानी इसका मतलब है कि 40% लैंड में ही सिर्फ क्या हो सकता है, इरिगेशन हो सकता है। और साथ में दिया है कि इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इसका मतलब है कल्चरेबल लैंड का आपका क्या है, उसका भी आपको क्या है कि जो आपका जितने एरिया पे खेती आपकी होती है उस सीजन में, वो आपको दिया गया है कि 60% ऑफ कल्चरेबल एरिया आपको दिया है कि उतने पे आपकी क्या हो रही है, विंटर क्रॉप आपकी ग्रो कर पा रही है, या उतने एरिया में हम विंटर क्रॉप्स को ग्रो कर पा रहे हैं। तो देन द एरिया अंडर क्रॉप इज, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, CCA की वैल्यू निकालेंगे। तो CCA की वैल्यू क्या हो जाएगी, CCA की वैल्यू आ गई GCA इंटू आपको क्या है, कल्चरेबल कमांड एरिया का परसेंटेज दिया है। तो 400 इंटू आपका क्या है 40 डिवाइड बाई 100। तो यहां से CCA की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमको एरिया अंडर क्रॉप निकालना है तो CCA का कितना परसेंट, 60%। तो CCA का 60% अगर हम निकाल दें तो वो आपके पास एरिया अंडर क्रॉप आ जाएगा। तो यहां से देखेंगे कि वो किस तरीके से आएगा। तो GCA की वैल्यू 400 दिया है, और यहां से आपने क्या निकाला, CCA की वैल्यू निकाली। CCA आपका क्या 400 इंटू 40 डिवाइड बाई 100। तो आपके पास कितना हो गया, 160 हेक्टेयर। तो एरिया अंडर क्रॉप CCA इंटू इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, तो 160 इंटू 60 डिवाइड बाई 100 आपका 96 हेक्टेयर। तो यहां से आपके पास एरिया अंडर क्रॉप आ जाएगा 96 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, द कल्चरेबल कमांड एरिया for distributary is 20,000 hectares. Wheat is grown in the entire area and the intensity of irrigation is 50%. The core period of wheat is 30 days
and core depth is 120 mm, the outlet discharge for distributed should be in क्यूमेक। तो आउटलेट डिस्चार्ज आपको पूछा गया है, तो यानी मीटर क्यूब पर सेकेंड में आपको आउटलेट डिस्चार्ज पूछा गया है। कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देखेंगे कि आपको दिया गया है कल्चरेबल कमांड एरिया, आपको 20,000 हेक्टेयर्स कल्चरेबल कमांड एरिया दिया गया है और उसमें से 50% आपका क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। इसका मतलब है 20,000 हेक्टेयर्स में सिर्फ जिस पे खेती हो पा रही है वो आपका कितना है, उसका 50%। इसका मतलब है 10,000 हेक्टेयर्स आपका क्या हो जाएगा, एरिया अंडर क्रॉप हो जाएगा। तो 10,000 यानी यहां पे हमारे पास एरिया आ गया कितना, 10,000। तो आपके पास कोर पीरियड, यानी कोर पीरियड का मतलब है आपको बेस पीरियड आपको दिया गया है बी की वैल्यू, एंड कोर डेप्थ का मतलब है आपको डेल्टा की वैल्यू दी गई है। तो डेल्टा की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये आपके पास डेल्टा की वैल्यू दी गई है। तो आउटलेट डिस्चार्ज यानी आपको क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटरी में मिनिमम डिस्चार्ज कितना चाहिए वो आप निकाल देंगे। तो यहां पे अगर हम क्या निकालें कि सिंपल फॉर्मूला से डेल्टा इज इक्वल टू आप क्या निकालोगे, 864 बी अपॉन डी से आप क्या निकाल दोगे, यहां से डेल्टा की वैल्यू आप क्या निकाल दोगे, ड्यूटी की वैल्यू। तो ड्यूटी की वैल्यू अगर आ गई तो ड्यूटी की वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो ड्यूटी आपके क्या होती है, एरिया अपॉन डिस्चार्ज। तो आपको एरिया अंडर क्रॉप दिया गया है, एरिया अंडर क्रॉप कितना हो जाएगा, 20,000 का 50% 10। तो यहां से हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखेंगे कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो यहां पे देखेंगे एरिया अंडर क्रॉप आपका 20,000 इंटू 50 डिवाइड बाई 100, तो आपका क्या हो जाएगा, 10,000 हो गया। तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू 864 बी अपॉन डी, ये आपका क्या है, जब डेल्टा आपका सेंटीमीटर में है। तो यहाँ से ड्यूटी की वैल्यू निकाल देंगे, तो ड्यूटी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 864 इंटू बी अपॉन डेल्टा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ड्यूटी की वैल्यू आ गई 2160 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो अगर हम देखेंगे डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज आपका एरिया अंडर क्रॉप, ड्यूटी आपका क्या होता है, एरिया अपॉन डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, एरिया अंडर क्रॉप डिवाइड बाई ड्यूटी। तो यहां से एरिया हमारे पास है, एरिया अंडर क्रॉप डिवाइड बाई ड्यूटी आपने निकाल दिया है। तो यहां से डायरेक्टली वैल्यू पुट करके हम डिस्चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्चार्ज की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4.63 क्यूमेक्स। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 4.63 क्यूमेक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है, इन एन इरिगेशन प्रोजेक्ट in a certain year 70% and 46% of cultivable command area in Kharif and Rabi respectively remained without water and rest of the area got irrigation water. The intensity of irrigation in that year of project was। तो यहां पे अगर इस क्वेश्चन को समझें तो इस क्वेश्चन में दिया है कि रवि और खरीफ क्रॉप का जो भी आपका क्या है कल्चरेबल कमांड एरिया था उसमें से 70% और 46% आपका अनइरिगेटेड रह जाता है। यानी इसका मतलब है जिसने पे अगर हम बात करें ये आपको अनइरिगेटेड आपका लैंड का एरिया दिया गया है। तो अगर एरिया अंडर क्रॉप का अगर हम देखें इसका मतलब है कि आपका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन किसके लिए दे, देखें खरीफ के लिए तो 70% अनइरिगेटेड रहता है खरीफ सीजन में। इसका मतलब है खेती कितने पे पॉसिबल है, 30% पे पॉसिबल है। तो यानी 30% क्या हो जाएगा, उसका 30% इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हो जाएगी। तो अगर हम बात करें किसके लिए, रबी सीजन के लिए, तो कितना हो रहा है, 46% आपका अनइरिगेटेड रह जाता है। इसका मतलब है रबी सीजन का इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितना हो जाएगा, 46, 100 माइनस 46 कितना हो जाएगा, 54%। तो ये आपका क्या है, 54% इसकी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। अगर हमने पिछले लेक्चर में देखा तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। तो अगर हम पूरे ईयर के लिए इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकालते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इन खरीफ सीजन प्लस इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इन रबी सीजन, तो रबी सीजन और खरीफ सीजन की इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को अगर हम ऐड कर दें तो 54 प्लस 30 इज इक्वल टू 84%। तो आंसर क्या आ जाएगा, 84%। तो यहां पे स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, तो ये डायरेक्टली आप ये सोच लेते हैं कि ये जो 70% एंड 46% दिया है ये डायरेक्ट आपको इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन दिया है। और आंसर क्या हो जाएगा यहां से 70 प्लस 46 तो आपका 116%। तो वो गलती कर देते हैं कि इसको इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन मान लेते हैं और आपका आंसर गलत कर देते हो, 116
परसेंटेज। तो आंसर आपको कैसे आएगा, पहले इसकी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकालोगे, तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन को आप दोनों सीजन की ऐड करोगे तो आपके पास टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आ जाएगा। तो यहां से आंसर आपका क्या हो गया, 54 प्लस 30 इज इक्वल टू 84। तो आंसर क्या हो जाएगा 84%। तो देखेंगे तो कैसे निकाला आपने, इन टोटल एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन क्या हो जाएगा, एनुअल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ रबी सीजन प्लस इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ऑफ खरीफ सीजन, 54 प्लस 30% आपका क्या है 54%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, द ग्रॉस कमांड एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी इज 5000 हेक्टेयर्स, 80% ऑफ विच इज कल्चरेबल। The intensity of irrigation of Rabi is 50% and for Kharif is 30%. The average duty at the head of the distributor for Rabi season is 2000 hectares per cubic and that of Kharif season is 900 hectares per cubic. The discharge in मीटर क्यूब पर सेकेंड रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज। अगर आपको रबी और खरीफ क्रॉप की आपको क्या दिया गया है, दोनों के कंडीशन में आपको वैल्यूज दी गई है, किसकी, आपके पास एरिया की वैल्यू दी गई है, आपके पास ड्यूटी की वैल्यू दी गई है, और पूछ रहा है कि यहां से अगर दोनों की कंडीशन में आपके पास डिफरेंट वैल्यूज दी गई है कि कितना हम मिनिमम एरिया आपका क्या है, मिनिमम डिस्चार्ज रखें कि दोनों ही कंडीशंस के लिए आपकी क्या है, दोनों ही कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाए। इसका मतलब है कि दोनों ही रबी और खरीफ सीजन में हमारा जो लैंड जितना गिवन वैल्यू है उतना हमारा इरिगेट हो पाए। तो आपको क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है। तो डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, तो अगर हमारे पास यहां पे दिया है ग्रॉस कमांड एरिया, तो ग्रॉस कमांड एरिया से हम क्या निकाल सकते हैं, कल्चरेबल कमांड एरिया, क्योंकि आपको 80% दिया है। तो 5000 का 80% निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कल्चरेबल कमांड एरिया। अब देखो रबी सीजन और खरीफ सीजन के लिए इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आपको अलग अलग दी गई है, तो दोनों के लिए एरिया अंडर क्रॉप आपका क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। तो रबी सीजन के लिए आपका क्या है 5000 इंटू 0.8 इंटू 0.5 आ जाएगा, और खरीफ क्रॉप के लिए 5000 इंटू 0.8 इंटू 0.3 आपका क्या है, एरिया अंडर क्रॉप आ जाएगा। तो दोनों की केस में आपको क्या दिया है, रबी और खरीफ के केस में आपको क्या दिया गया है, इनकी ड्यूटी दी गई है। तो ड्यूटी दी गई है तो यहां से आपको डिस्चार्ज निकालेंगे। तो ड्यूटी इज इक्वल टू, आप अगर देखें तो ड्यूटी आपका क्या हो गया, एरिया अंडर क्रॉप डिवाइड बाय डिस्चार्ज। तो एरिया अंडर क्रॉप डिवाइड बाय डिस्चार्ज, तो ये आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से डिस्चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डिस्चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर क्रॉप डिवाइड बाय ड्यूटी। अगर दोनों के केस में हम क्या निकालेंगे, दोनों के केस में हम क्या निकालेंगे, डिस्चार्ज निकालेंगे। तो यहां से आपके पास डिस्चार्ज 1 A1, ये आप कह सकते हैं इसको, ये डिस्चार्ज रबी सीजन के लिए आ जाएगा। ये भी आपका क्या, एरिया अंडर क्रॉप इन रबी सीजन, ड्यूटी ऑफ रबी सीजन। वैसे ही हम क्या निकालेंगे, खरीफ क्रॉप के लिए, खरीफ क्रॉप के लिए निकालेंगे एरिया अंडर खरीफ क्रॉप डिवाइड बाय एरिया अंडर खरीफ क्रॉप डिवाइड बाय ड्यूटी अंडर ड्यूटी एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटी फॉर खरीफ सीजन। तो यहां से अगर हम देखें तो दोनों के केस में आपके पास एरिया गिवन है, एरिया अंडर क्रॉप दोनों के केस में गिवन है, ड्यूटी आपके दोनों के केस में गिवन है। तो यहां पे डिस्चार्ज की वैल्यू आ गई। अब देखो इनमें से आपको डिस्चार्ज कौन सा लेना है। अगर हम देखें कि जो यहां पे मिनिमम क्या, जो अगर हम मिनिमम डिस्चार्ज लेते हैं तो मिनिमम डिस्चार्ज लेंगे तो इसका मतलब है कि वो दूसरा डिस्चार्ज आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसका मतलब है दूसरे सीजन को नीड है मैक्सिमम उससे ज्यादा डिस्चार्ज की, तो दूसरा सीजन आपका अनइरिगेटेड रह पाएगा। तो इसलिए अगर आप मैक्सिमम डिस्चार्ज इसमें लेते हो तो दोनों ही सीजन में उससे क्या हो जाएगा, दोनों ही सीजन में हमारी लैंड इरिगेट हो पाएगी। तो यहां से जो मैक्सिमम डिस्चार्ज आएगा उसको ही हमने कंसीडर करना है। तो इन केस में मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना आएगा वो देखते हैं। तो एरिया कवर्ड अंडर रबी सीजन 5000 इंटू 0.8 इंटू ये 0.8 आपका क्या है, कल्चरेबल कमांड एरिया का परसेंटेज है, और ये क्या है 0.5 आपका इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन इन रबी सीजन में है। तो यहाँ से ये आपके पास 2000 हेक्टेयर आ गया, और आपका क्या है खरीफ सीजन में 1200 हेक्टेयर आ गया। तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया अपॉन ड्यूटी। तो रबी सीजन में डिस्चार्ज निकाला आपने 2000 अपॉन 2001 क्यूमेक, और खरीफ सीजन के लिए आपने डिस्चार्ज निकाला 1200 अपॉन 900 इज इक्वल टू आपका
1.33 क्यूमेक। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपका क्या है, कौन सा ज़्यादा है। अगर हम ये मिनिमम डिस्चार्ज रखेंगे तो इस केस में आपका क्या है, खरीफ क्रॉप में आपका क्या है, जितना भी एरिया है, एरिया अंडर कवर्ड 1200 हेक्टेयर्स, इतना कवर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये आपकी वैल्यू होगी रबी और खरीफ सीजन में जो मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा। तो इतना मिनिमम डिस्चार्ज हमको डिस्ट्रीब्यूटरी में प्रोवाइड कराना ही है। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 1.33 क्यूमेक। तो यहाँ से आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी 1.33 क्यूमेक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1 क्यूमेक ऑफ water is pumped into a farm distribution system. 0.8 cubic is delivered to from outlet 1 kilometer from well. Conveyance efficiency of irrigation is. तो यहाँ से आपको दिया गया है कि एक फील्ड है और एक वेल है, उस वेल से हम वाटर लेके जा रहे हैं किसमें, फील्ड में, जो कि आपका क्या है 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। यानी फील्ड आपका क्या है 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। इतना वाटर आप डिस्चार्ज कर रहे हैं। जो यहाँ से आप वाटर डिस्चार्ज कर रहे हैं वेल से, वो कितना है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड दे रहे हैं। ये आप 1 क्यूमेक डिस्चार्ज दे रहे हैं। और यहाँ पे जो वाटर पहुँच रहा है फील्ड पे, तो वाटर डिलीवर्ड हो रहा है फील्ड पे, वो कितना हो रहा है 0.8 क्यूमेक फील्ड पे डिलीवर हो रहा है। इसका मतलब है कि इन यहाँ पे 1 किलोमीटर के बीच आपका जो लॉसेस हुआ है वो कितना हुआ है, 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड का। 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड रेट का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो उस लॉस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिट लॉसेस या कन्वेयंस लॉसेस कहते हैं। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे पूछा गया है आपको कन्वेयंस एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन। तो कन्वीनियंस एफिशिएंसी क्या होता है कि जितना एफिशिएंसी की अगर बात करें तो एफिशिएंसी आउटलेट डिवाइड बाय आपका या आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। तो कितना हमने आउटपुट, कितना हमारे पास आउटपुट आया और कितना हमने इनपुट दिया। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर म्यू ए की वैल्यू है तो म्यू ए का मतलब है कि कितना आपका पानी फील्ड में डिलीवर हो पा रहा है और कितना पानी आपने, कितना रेट से पानी आपने कैनाल में दिया है। तो इसका अगर हम रेशियो निकाल दें तो वो आपका क्या निकल जाएगा, कन्वीनियंस एफिशिएंसी। तो देखेंगे इसको किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। तो यहां से कैलकुलेट किया है इसको, कन्वेयंस एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वाटर डिलीवर्ड इन द फील्ड डिवाइड बाय वाटर डिलीवर्ड इनटू द चैनल। तो वाटर डिलीवर्ड इन फील्ड क्या है आपका 0.8 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और आपका क्या है चैनल में कितना दिया था 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहां से आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी 80%। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी 80%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए फील्ड मेजर्स 40 हेक्टेयर्स when 8 cubics of water was supplied for 6 hours, 30 centimeter of depth was stored in the root zone, the field application efficiency is nearly। तो यहां से आपको क्या है, फील्ड एप्लीकेशन यानी आपको क्या पूछा गया है, नीटा ए की वैल्यू आपको पूछी गई है। तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी का मतलब है कि एप्लीकेशन एफिशिएंसी का मतलब होता है, अगर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की बात करें तो इसको हम कहते हैं फार्म एफिशिएंसी। फार्म एफिशिएंसी का मतलब है कि कितना पानी आपने फार्म में दिया है या फील्ड में दिया है और उसमें से कितना पानी आपका स्टोर हुआ है। अगर इसका हम रेशियो निकाल दें तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा एप्लीकेशन एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि वाटर डिलीवर्ड इनटू द फील्ड और आपका क्या है, वाटर स्टोर्ड इन दी रूट जोन। जो रूट जोन में वो कितना वाटर स्टोर हो रहा, सॉरी इसको उल्टा कर दिया कि वाटर डिलीवर्ड वाटर स्टोर्ड इन दी रूट जोन आउटपुट अपॉन इनपुट, कि कितना हमने वाटर फील्ड में दिया है। अगर यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपको दिया है डायरेक्टली 30 सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ वाज स्टोर्ड इन द रूट जोन। इसका मतलब है इतना वाटर आपका रूट जोन में स्टोर हुआ है। तो यानी ये आपको क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन दिया है। तो यानी इसका मतलब है कि हमको डेप्थ ऑफ वाटर गिवन टू दी आपका फील्ड अगर हम निकाल दें तो वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो यहां से अगर हम देखें आपके पास दिया है 40
हेक्टेयर्स और किस रेट से दे रहे हैं 8 क्यूमेक ऑफ वाटर और कितने टाइम के लिए 6 आवर्स के लिए। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि कितना टोटल वॉल्यूम 6 आवर्स के लिए हमने कितना टोटल वॉल्यूम वहां पे अप्लाई किया होगा किसमें फील्ड में। तो 8 क्यूमेक इंटू अगर 6 आवर से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इस 6 आवर को हम सेकंड में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा कि कितना वॉल्यूम हमने वाटर अप्लाई किया है। वॉल्यूम हमारे पास है और एरिया कितना कवर किया उसने 40 हेक्टेयर्स। तो हम डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं यहां से डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाई टू द फील्ड हम निकाल सकते हैं। वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम गिवन टू द फील्ड और आपका क्या है एरिया कवर्ड, कितना एरिया कवर किया है ए हेक्टेयर। तो यहां से हम डायरेक्टली आप क्या है डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाई टू द फील्ड निकाल सकते हैं। और यहां से हम क्या है डेप्थ ऑफ स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइड बाय डेप्थ ऑफ अप्लाई टू द फील्ड हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एप्लीकेशन एफिशिएंसी आ जाएगी। तो देखेंगे एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी। एप्लीकेशन एफिशिएंसी यहाँ पे आपका क्या है वॉल्यूम आपने निकाला, टोटल वॉल्यूम कितना दिया है 1,72,800 मीटर क्यूब। डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड वॉल्यूम अपॉन एरिया, तो वॉल्यूम अपॉन एरिया आपको क्या है 40 हेक्टेयर्स में दिया है। तो 40 हेक्टेयर्स को आपने मीटर स्क्वायर में चेंज किया तो 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से डायरेक्टली वैल्यू आपकी आ गई 0.432 मीटर। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन 30 सेंटीमीटर है तो इसको कन्वर्ट किया मीटर में तो 0.30 मीटर। तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकाला है वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइड बाय वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। तो डायरेक्टली आपके पास क्या आ गई 70%। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी 70%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो 1 क्यूमेक ऑफ वाटर इज पम्प्ड इनटू फार्म डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 0.8 cubic is delivered from outlet 1 kilometer from well. The depth of water penetration varied linearly from 1.7 meter at the head end of the field and 1.1 meter at the tail end. The water distribution efficiency of irrigation is, यहां से आपको पूछा गया है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि कितना यूनिफॉर्मली वाटर आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे फील्ड में। तो अगर हम उसकी एफिशिएंसी निकाल दें, वाटर पेनिट्रेशन की डेप्थ की एफिशिएंसी निकाल दें तो वो एफिशिएंसी आपकी कहलाती है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। तो होती क्या है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी 1 माइनस कि कितना हम क्या कर रहे हैं जो डेप्थ है वो डेविएट हो रही है आपकी मीन डेप्थ से। तो हम निकालेंगे क्या है स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो यहां पे अगर हम बात करें स्मॉल डी और कैपिटल डी है क्या, तो ये आपका क्या है एवरेज डेप्थ ऑफ डेविएशन और ये जो डी है ये आपका क्या है टोटल डेप्थ जो आपका एवरेज डेप्थ है जो आपको आपने प्रोवाइड किया है उसका क्या है ये एवरेज है। तो अगर हम बात करें कि ये आपका क्या है फील्ड है और फील्ड में आपने क्या है कि अगर देख रहे हैं ये कौन सा एंड है, ये अगर हम देख पा रहे हैं तो ये आपका कौन सा है ये एंड है आपका हेड एंड और ये इसको कहेंगे टेल एंड। तो हेड एंड पे आपको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कितना दिया है 1.7 मीटर आपका क्या है पेनिट्रेट कर पा रहा है और यहाँ पे कितना ये 1.1 मीटर ये पेनिट्रेट कर पा रहा है। अगर हम यहाँ पे एवरेज डेप्थ निकालते हैं तो एवरेज डेप्थ का मतलब है डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू निकालेंगे तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1.7 प्लस 1.1 डिवाइड बाई 2। तो उस वहां से आपके पास एवरेज डेप्थ आ जाएगी। अगर हमको डेविएशन निकालना है तो यहाँ पे डेविएशन यानी इस हेड एंड पे डेविएशन जो होगा वो आपका क्या होगा डी माइनस यानी जो एवरेज डेप्थ है आपका एवरेज डेप्थ में जो आपके पास क्या हो जाएगी D1 होगी यानी ये डेप्थ एट हेड एंड पे है ये आपका क्या हो जाएगा। अगर हम देखेंगे इसकी वैल्यू आपकी कुछ माइनस में भी आ सकती है, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या चाहिए मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे हम D2 की वैल्यू और D2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी D2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी D माइनस D2 कैपिटल D यानी एवरेज डेप्थ माइनस D2
ये हम क्या निकाल रहे हैं कि एवरेज डेप्थ से यहाँ पे जो डेप्थ हमने प्रोवाइड की है वो कितनी डेविएट हो रही है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेविएशन। तो यहाँ से अगर हम स्मॉल डी की वैल्यू निकाल दें तो इसका ये प्लस ये डिवाइड बाई 2 करके हम अगर हम निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेविएशन, एवरेज डेविएशन इन डेप्थ हो जाएगा। तो इसमें हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे कि ये क्या होता है, 1 माइनस एवरेज डेविएशन इन डेप्थ डिवाइड बाई एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड। तो यहां से हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे तो मीन डेप्थ देखेंगे कि मीन डेप्थ यहां पे आपने क्या प्रोवाइड किया है, मेन डेप्थ हमने प्रोवाइड किया है डी, आपका क्या है, एक आपका क्या है, हेड एंड पे 1.7 मीटर है और टेल एंड पे 1.1 मीटर है। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा, 1.4 मीटर। अब डेविएशन, आप हेड एंड पे डेविएशन निकाल रहे हैं तो कितना था डेप्थ वहां पे 1.7 और आपका क्या है मीन डेप्थ कितनी है 1.4। तो यहां से इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो डेविएशन आपका 0.3 मीटर का डेविएशन आ गया। अगर हम टेल एंड पे निकालेंगे उसी तरीके से तो डेप्थ माइनस एवरेज डेप्थ, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, डेविएशन आ जाएगा। तो यहां से एवरेज डेविएशन इन डेप्थ आपका क्या हो जाएगा कि दोनों को d1 d2 को हम का एवरेज निकालेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज डेविएशन आ जाएगा। तो 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी आपका क्या हो जाएगा, यहां से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी निकालेंगे। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कितनी आ गई, 78%। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 78%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है द ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर फॉर गिवन क्रॉप इज मैक्सिमम। तो यहां पे पूछ रहा है कि ड्यूटी ऑफ इरिगेशन क्रॉप फॉर गिवन क्रॉप इज मैक्सिमम। ऑप्शंस देखेंगे, ऑन द फील्ड, दूसरा ऑप्शन है एट द हेड ऑफ मेन कैनाल, तीसरा ऑप्शन है एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ देम। अगर हम पिछला लेक्चर हमने देखा कि पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो ड्यूटी पढ़ी थी और फ्लो ड्यूटी में आपने देखा था कि कहां पे ड्यूटी मैक्सिमम होती है। तो हमने उस तरीके से पढ़ा कि ड्यूटी अगर देखें तो ड्यूटी आपको क्या, कैसे हम डिफाइन करते हैं, ड्यूटी इज इक्वल टू आपका क्या है, ड्यूटी इज इक्वल टू एरिया अपॉन डिस्चार्ज। यानी जहां पे डिस्चार्ज की वैल्यू मिनिमम होगी, डिस्चार्ज की वैल्यू मिनिमम होगी, वहां पे ड्यूटी की वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी। तो वहां पे देखा था हमने कि आउटलेट फैक्टर, सॉरी नेट क्वांटिटी, इसका मतलब है ड्यूटी एट द हेड ऑफ फील्ड पे आपका मैक्सिमम होता है और उस तरीके से आपका क्या हो जाता है, वो डिक्रीज करते रहता है आपका कहां तक, मेन कैनाल तक। इसका मतलब है सबसे मैक्सिमम आपका क्या होगा, नेट क्वांटिटी, फिर मिनिमम आपका क्या होगा, आउटलेट फैक्टर, फिर नेक्स्ट आपका मिनिमम होगा लेटरल क्वांटिटी और सबसे मिनिमम होगा आपका ग्रॉस क्वांटिटी। तो यहां पे पूछा गया आपको मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहां होती है, ड्यूटी आपकी मैक्सिमम होती है कहां पे, फील्ड पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ड्यूटी मैक्सिमम कहां पे होती है, फील्ड पे। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, द एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो यहां पे ऑप्शन देखेंगे कि पहला ऑप्शन आपको दिया है क्लाइमेटिक कंडीशन, टाइप ऑफ सॉइल, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, जियोमेट्री ऑफ कन्वीनियंस सिस्टम। तो यहां पे देखेंगे वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि वाटर जो हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगी। तो यहां पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन क्लाइमेटिक कंडीशन, तो क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करेगी कि कितना उसका उस एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, तो उस पर भी डिपेंड करेगी। टाइप ऑफ सॉइल, वाटर, देखो अगर हम देखेंगे वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइड बाय वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। अगर हम ये निकाल दें इनटू 100 निकाल कर दें तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका एप्लीकेशन एफिशिएंसी हो जाता है। तो अगर हम देख रहे हैं तो टाइप ऑफ सॉइल, वाटर स्टोर कर रहा है जून में, रोड जोन में, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका टाइप ऑफ सॉइल पे। तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन भी आपका क्या है, सेकंड ऑप्शन पे भी आपका डिपेंड करेगा। मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन आपका अगेन क्या है, मेथड ऑफ किस एप्लीकेशन। देखो एफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम हो जाती है अगर आप ड्रिप इरिगेशन यूज कर रहे हो या आप क्या यूज कर रहे हैं। अगर आप
स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज कर रहे हैं तो उसके एफिशिएंसी भी मैक्सिमम हो जाती है। इसका मतलब है मेथड ऑफ एप्लीकेशन भी डिपेंड करेगा। तो यानी किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ज्योमेट्री ऑफ कन्वीनियंस सिस्टम। तो कन्वीनियंस सिस्टम का जो ज्योमेट्री है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि हमको क्या है, इसको बोलेंगे फार्म एफिशिएंसी, यानी जो फार्म में वाटर जो आपका अप्लाई हो रहा है उस वाटर पे ही आपका डिपेंड करेगा। इसका मतलब है कि इसको किस तरीके से हम यहां पे लेके आ रहे हैं उस पे, उस मेथड पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो यानी कि इसका मतलब है कि ज्योमेट्री ऑफ कन्वीनियंस सिस्टम पे ये डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां से आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, यानी ये आपका इनकरेक्ट आंसर है, ये आपका इनकरेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योमेट्री ऑफ कन्वीनियंस सिस्टम। तो 13 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। If the average numerical deviation in depth of water stored is 8 centimeter and average depth of water stored is 24 centimeter, then water distribution efficiency is। तो यहाँ पे water distribution efficiency नीटा डी आपको पूछा गया है। तो नीटा डी होता क्या है, नीटा डी आपका क्या होगा, 1 माइनस आपका क्या है, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। यहां पे अगर स्मॉल डी की अगर हम बात करें तो स्मॉल डी होता क्या है, स्मॉल डी आपका क्या है, एवरेज न्यूमेरिकल डेविएशन इन दी डेप्थ, और डी क्या होता है, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड। तो यहां पे स्मॉल डी और कैपिटल डी की वैल्यू डायरेक्टली आपको दिया गया है। न्यूमेरिकल डेविएशन इन द डेप्थ आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है, और आपको क्या है, वाटर स्टोर्ड आपको कितना दिया है, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड आपको 24 दिया है। तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 माइनस 8 डिवाइड बाई 24। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहां पे देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 8 से ये कटा 3 टाइम्स, तो ये आपका हो जाएगा 2/3। तो 2/3 का मतलब होता है 66.67%। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां से 66.67%। तो आंसर क्या हो जाएगा 66.67। तो आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो इसका एक छोटा सा टॉपिक बचा है आपका, सॉइल एंड मॉइस्चर में रिलेशन, तो उसको कंप्लीट करेंगे। उसके ऊपर 2-4 आपके क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनको कंप्लीट करके हम क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर जो 3 होने वाला है आपका, वो आपका होगा कैनाल डिजाइन। तो आज के लिए इतना ही।